हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास की एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी उन सब के लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी या आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, ये एनसीईआरटी हर एग्जाम के फाउंडेशन के लिए बहुत यूजफुल है। या आरओ की तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट के और आपको ज्योग्राफी समझ नहीं आती है, तो आप इस एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारा पहला टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज जो हमें आसमान में दिखती है, चाहे वो मून हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो अर्थ हो, उन सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन सिंपली जैसे बहुत सारे स्टार्स होते हैं और उनका एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जैसे सप्तऋषि, तो उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। एक जगह पे स्टार्स का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, उन्हें हम कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे। तो अब हम देखते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में जो है गैलेक्सीज है बहुत सारी, और उन गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम है। उनमें से हमारा एक सोलर सिस्टम है, जिस सन और उसके 8 प्लेनेट को हम सोलर सिस्टम बोलेंगे। तो ये पहले यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स यूनिवर्स के बाद आएगी गैलेक्सीज, जिसमें हमारी है मिल्की वे। ऐसी बहुत सारी हजारों गैलेक्सीज, लाखों गैलेक्सीज हैं और उनमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, और उस गैलेक्सीज में बहुत सारे आपको सोलर सिस्टम देखने को मिलेंगे, और उनमें से हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसमें सन और उसके प्लैनेट्स है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लेनेट है। तो 4 शुरू के देख रहे होंगे आप, 4 बाद के देख रहे होंगे, और ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से दिख रहे होंगे आपको, लेकिन ये एस्टेरॉइड्स बेल्ट है जो इनके सन के अराउंड रिवॉल्व करती है इन प्लेनेट्स के साथ ही। तो इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स बोलेंगे, यानी कि ये रॉक की स्ट्रक्चर से बने हैं, और इन्हें जोवियन प्लेनेट बोलेंगे, जुपिटर से लेके नेपच्यून तक को। क्योंकि ये इनमें जो इन गैसेस, इनका स्ट्रक्चर जो होता है गैसेस होता है, और ये कंपैरेटिवली बड़े होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स से। टेम्परेचर भी कम देखने को मिलेगा आपको। तो एस्टेरॉइड सिंपली क्या होते हैं कि जैसे जो रॉक की मटेरियल होता है और वो अर्थ सन के अराउंड, ये सन है, और जो मार्स मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये बेल्ट दिखेगी आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स की, उसे हम एस्टेरॉइड्स बेल्ट बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मीटेरॉइड्स सिंपली जो स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक के, उन्हें उसके अराउंड मूव करते हैं, उन्हें भी हम मीटेरॉइड्स बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है, ये अब जो है अर्थ के नजदीक आते हैं, और आप उन्हें कभी जैसे टूटता हुआ तारा जिसे हम बोलते हैं, वो एक तरीके से मीटेरॉइड्स होते हैं। लेकिन अगर किसी कारण ये अर्थ पे गिर जाए तो काफी बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं। तो महाराष्ट्र में लूनार लेक जो है वो एक एग्जाम्पल है मीटेरॉइड अटैक, मीटेरॉइड के फॉल होने का। और जब ये जलते हैं एक फ्लैश लाइट लाइक इस तरह के, जैसे हम जिसे टूटता हुआ तारा बोलते हैं बहुत सारे लोग, वो मेटेरॉइड्स होते हैं। अब हम इसका देखेंगे चैप्टर 2, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब हम इन्हें बहुत सिंपली, बहुत आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप इन्हें इनमें कंफ्यूज ना हो। लैटिट्यूड्स यानी कि लेटी हुई लाइन। लैटिट्यूड्स, आप इसके फर्स्ट 4 वर्ड्स देखो, लेटी, लैटिट्यूड्स यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको हम लैटिट्यूड। लॉन्ग जो सीधी खड़ी है उन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो ये हो गई लैटिट्यूड और ये हो गई लॉन्गिट्यूड। अब हम अभी हम इनका तो हम सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड की जो सबसे बड़ा सर्कल है, इसके जो है जितने इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं और इक्वेटर भी बोलते हैं। ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। ये सबसे बड़ा सर्किल है। इसके बाद जितने भी सर्किल होते जाएंगे वो नॉर्थ की तरफ छोटे होते जाएंगे, और ये जितने भी लाइंस होगी ये इक्वेटर से डिग्री में होंगी ये। यानी कि अगर यहाँ 10 डिग्री है तो ये 10 वाला, और ये 90 डिग्री है तो यहाँ दोनों साइड 90 डिग्री और ऑपोजिट हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ में।
अभी हम लैटिट्यूड में ही देख लेते हैं कि जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर ने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। अब हम देखेंगे कि आपको 20 ये डॉटी डॉटी लाइन दिख रही होगी, 23.5, इसे नॉर्थ में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसका इन दोनों लाइंस का मतलब होता है कि इसके बियॉन्ड क्या होगा, जो सन है उसकी वर्टिकल रेज नहीं पड़ेगी, यानी कि यहाँ से इसके बाद से सन जो है वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ये लास्ट पॉइंट है वर्टिकल सन रेज का, जो कि आपको नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून के बाद जो है वो साउथ की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसे लॉन्गेस्ट डे भी बोला जाता है नदर्न हेमिस्फीयर में, 21 जून को। और अब आपको देखने को मिल रहा होगा 66.5 आर्कटिक सर्किल, ये 66.5 है। इसका क्या मतलब है, तो इसके बियॉन्ड क्या होगा, अगर अभी हमारे यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर में समर चल रही है, तो इसका मतलब है ये जो एरिया है, ये सारा एरिया, ये जितना भी एरिया, ये एक्सपीरियंस करेगा सनलाइट 6 महीने। और जब हमारे यहाँ विंटर होगी तो ये एरिया 6 महीने एक्सपीरियंस करेगा नाइट। तो इन दोनों सर्कल्स को आपको समझने की जरूरत है, अंटार्कटिक और आर्कटिक। इनके बियॉन्ड जो होगा 6 महीने रात 6 महीने दिन होगी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब यानी कि इनके बियॉन्ड जो है सन की डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ती, वो स्लांटिंग होती है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे हीट जोन्स में डिवाइडेड है। तो जैसे हमने देखा कि अर्थ जो डिवाइडेड है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और इसके 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ में हम देखेंगे, इसको बोलते हैं हम टॉरिड जोन। ये सबसे ज्यादा गर्म जगह है दोनों हेमिस्फीयर की। अब हम इसके बियॉन्ड देखेंगे, 66.5 साउथ में आर्कटिक सर्किल, और ये ध्यान रखना नॉर्थ और साउथ, और 66.5 नॉर्थ में अंटार्कटिक सर्किल। तो इसमें क्या होगा, ये सबसे मॉडरेट क्लाइमेट वाला जोन है। यहाँ पे आपको मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगी, इसको हम टेम्परेट बोलते हैं। टेम्परेट ये वाला रीजन, ये टेम्परेट। और इसके बियॉन्ड जो होगा, ये फ्रीजिड जोन, पोलर एरियाज, यानी कि आपको काफी ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। तो एक हो गया जहाँ सबसे ज्यादा हॉटनेस है, जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी, एक जहाँ जहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, और एक हो गया जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है। तो इनका ध्यान रखना, ये काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉन्गिट्यूड्स, तो अभी हमने लैटिट्यूड्स देखा था, तो अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड। तो जैसे हमारी अर्थ है, और हमने इस अर्थ को डिवाइड कर दिया बीच की लाइन से, यानी कि ये 360 में डिवाइड है, तो हमने इसे एक बीच की लाइन खींच दी, इसको बोलेंगे हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो कि लंदन से गुजरती है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो ये डिवाइड करती है अर्थ को दो हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न में और वेस्टर्न में। और इससे टाइम का पता लगता है, ये वाली लॉन्गिट्यूड है, इनसे हमें टाइम का अंदाजा होता है, जहां से भी गुजरती है कि कौन सी लाइन है। तो अगर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है और ये लंदन से गुजरी है, तो इसके जो ईस्ट में होगा वहां का टाइम आगे होगा, अहेड, कोई भी एरिया, और जो इसके पीछे का होगा वो एरिया होगा, वहां पे टाइम होगा पीछे। सोचो, तो ये जो प्राइम मेरिडियन होगी, अगर हम इसे देख ले, अगर ये 1 डिग्री 1 डिग्री की प्राइम मेरिडियन है ईस्ट साइड में, तो यहाँ 4 मिनट का फर्क होगा। अगर 4 मिनट आगे होगी प्राइम मेरिडियन से, अगर यहाँ 12 बज रहे तो यहाँ 12 बज के 4 मिनट हो रही होगी इस पे। लेकिन वहीं वेस्ट में हम देखेंगे, तो इस वाली वेस्ट की एक, ये भी 1 डिग्री बढ़ा के, तो इस पे देखेंगे तो यहाँ यहाँ हो रही होगी 11:56। ठीक है, इतना आप डिस्टेंस। और हर 15 डिग्री पे, 15 डिग्री के डिफरेंस पे आपको देखने को मिलेगा 1 घंटे का डिफरेंस। तो सोचो, अगर हम 15 डिग्री ईस्ट में जाएंगे, 15 डिग्री हम ईस्ट में गए, तो इसका मतलब ये एरिया 1 घंटे आगे है, यानी कि यहाँ 1 बज रहा होगा। और अगर हम 15 डिग्री पीछे गए, तो इस एरिया यहाँ पे बज रहे होंगे 11। तो इसीलिए यूएसए हमारे से वेस्ट में पड़ता है, तो वहाँ और इंडिया के टाइम डिफरेंस में ऑलमोस्ट 12 घंटे का डिफरेंस होता है। और डिस्टेंस जो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं,
इनका डिस्टेंस इनका पोल एरियाज पे आके बिल्कुल जीरो हो जाता है, लेकिन ये इक्वेटर के पास, यहाँ इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, 111 किलोमीटर। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अभी हमने देखी प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की जो बिल्कुल अपोजिट साइड में प्राइम होगी, वो होगी 180 डिग्री की लाइन। सो ये आपको थोड़ी जिगजैग स्टाइल में दिख रही होगी, तो इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे आइलैंड्स हैं, ताकि इसे इससे डेट का डिफरेंस पता लगता है। तो ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है इसकी। तो अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ एक दिन पीछे चल रहा होगा। सोचिए ये फ्राइडे है तो यहाँ सैटरडे होगा, ये एक दिन आगे होगा ये वाला एरिया, ऑलमोस्ट 24 घंटे का। तो ये एक ऐसी लाइन है जहां आप 2 दिन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, इसलिए ताकि कोई टाइम का डिफरेंस या डेट का डिफरेंस इंसान को कंफ्यूज ना करे, इसलिए इसे किसी भी ये सारी समुद्री एरिया से गुजर रही है जिगजैग स्टाइल में। और अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, तो वो इसी लाइन पे निकलता है 180 डिग्री पे। अब हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो जैसे ये मेरिडियंस है, इन्हीं को जो पूरी अर्थ है वो 24 इस लाइंस में डिवाइडेड है, टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। तो जिस कंट्री का लॉन्गिट्यूडनली जो कंट्री बड़ी होगी, वहां पे उतने ही सारे टाइम जोन्स होंगे। यूएसए में आई थिंक 7 टाइम जोन्स है, और कनाडा में आई थिंक 6 टाइम जोन्स है, लेकिन इंडिया में एक ही है, क्योंकि उससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है इस वजह से। तो 60 इंडिया का जो आप लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो देख सकते हो, 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट। तो आपको ईस्ट ईस्ट दिख रहा होगा, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की साइड में पढ़ते हैं, इसीलिए आपको ये अराउंड 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मैंने कितना बताया था, 15 डिग्री का डिफरेंस, यानी कि 1 घंटे का डिफरेंस। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि 30 डिग्री का डिफरेंस यानी कि 2 घंटे का, तो जब हम इंडिया को देखेंगे, तो इंडिया के अगर हम ईस्ट में अरुणाचल से लेके वेस्ट में गुजरात तक को देखेंगे, तो यहाँ 2 घंटे का डिफरेंस है। तो अगर सोचो सूरज यहाँ 4 बजे निकल रहा है, तो यहाँ 6 बजे निकलेगा। और इंडिया की जो स्टैंडर्ड लाइन है वो 82 डिग्री एंड हाफ गुजरती है इलाहाबाद से। तो जो इस पे टाइम होगा वही इंडिया की टेरिटरी में फॉलो किया जाएगा। तो जब आप क्रिकेट मैच देखते होगे, तो वो 2 PM के अराउंड होता है लंदन में, लेकिन इंडिया में आपको 7:30 पे देखने को मिलेगा, क्योंकि हम इस प्राइम मेरिडियन से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से हम 5.5 घंटे आगे हैं, इसीलिए। अब हम देख लेंगे कि रिवॉल्यूशन, तो जो अर्थ पे रोटेशन है उनके बारे में। तो रिवॉल्यूशन सिंपली ऐसे समझो, जो अर्थ की ये सन है, और जो अर्थ इसके अराउंड घूमती है, हमारी जो अर्थ है वो इसके अराउंड घूमेगी चारों ओर। ये अर्थ है और ये सन है, तो इसके अराउंड जो इसे बोलेंगे हम रिवॉल्यूशन। इससे क्या होगा, इससे सीजन में चेंज होगा, मतलब सर्दी गर्म, नो नो, इसमें सर्दी गर्मी और रेनफॉल के सीजन, ऐसे ऐसे सीजन आपको। लेकिन रोटेशन की वजह से ये जो अर्थ है ये इसके चारों ओर तो घूम ही रही है, लेकिन अपने भी उस पर घूम रही है ये। तो इस वजह से डे और नाइट आपको देखने को मिलेगी। तो इन दोनों का ध्यान रखना। तो जो हमारी अर्थ है वो सन की जो अराउंड घूम रही है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। और अब हम इन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे, समर सॉलिस्टिस, विंटर और इक्विनॉक्सेस। समर सॉलिस्टिस सिंपली हम नदर, क्योंकि जैसे ये अर्थ है मैंने पहले बताया आपको, तो ये अर्थ नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जब हम नदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस कब होगा, 21 जून को, यानी कि जब बिल्कुल पीक पे इस पीक पे सूरज होगा, और इसके बियॉन्ड जो है, इसके बाद 21 जून के बाद सूरज घूमना स्टार्ट कर देगा साउथ की साइड। विंटर में विंटर सॉलिस्टिस कब होगा, 22 दिसंबर को। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब सूरज
जब जब दिन और रात सेम होंगे, यानी कि 21 मार्च को, और ये 2 बार होता है पूरे साल में, 23 सितंबर को। अब हम देखते हैं सीजन्स और इक्विनॉक्सेस। तो हम ये जो भी चीजें देख रहे हैं, ये हम नदर्न हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में देख रहे हैं, ना कि सदर्न हेमिस्फेयर में। और आप इन सबको अपोजिट कर दिए ना सदर्न हेमिस्फेयर में। जैसे आप यहाँ देख रहे होगी कि समर, यहाँ अभी नदर्न हेमिस्फेयर में आपको समर दिख रही होगी यहाँ, ये समर का। तो यहाँ पे 21 जून को आपको सूरज जो है वो पीक पे दिखेगा, यानी कि यहाँ पे जो है जो डेज होंगे वो बड़े होंगे, और नाइट जो होगी वो सबसे छोटी होगी। तो आपको ये देखने को मिलेगा। और ये जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट है सन की तरफ विजिबल है नदर्न हेमिस्फेयर का, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर इसके अपोजिट है। सदर्न हेमिस्फेयर का ये ऑलमोस्ट ये पूरा पार्ट सन से दूर है, इस वजह से यहाँ आपको नाइट देखने को मिलेगी। तो अब हम चलते हैं ऑटम की तरफ। अब ऑटम देखने को मिलेगी आपको 23rd। ये इक्विनॉक्सिस चल रहा है। इक्विनॉक्स जब पूरे दिन और रात सेम होते हैं पूरी अर्थ पे, इक्विनॉक्सिस 23 सितंबर को। अब हम आते हैं, और वही सदर्न में हेमिस्फीयर में अगर यहाँ ऑटम है, नदर्न में हेमिस्फीयर में तो सदर्न में स्प्रिंग देखने को मिलेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट कर लेना। अब हम देखते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस आपको 22 दिसंबर को देखने को मिलेगा, यानी कि जो डेज और जो नाइट होगी वो बड़ी होगी, और डेज जो होंगे वो शॉर्टर होंगे। और यही अपोजिट कर दो सदर्न हेमिस्फीयर में। आपने देखा होगा कि जो अंटार्कटिका में, क्योंकि अंटार्कटिका यहाँ है, अंटार्कटिका में लोग जाते हैं, वो दिसंबर में जाते हैं। तो आपको लगेगा कि वहां तो पहले से ही इतनी ठंड है, तो वहां लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां दिसंबर में जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में, वहां दिसंबर में गर्मी होती है, ना कि हमारे यहाँ जैसे यहाँ हमारे यहाँ सर्दी होती है। हम नदर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारे यहाँ अपोजिट होता है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड इक्विनॉक्स पे, वो है मार्च 21, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में होता है स्प्रिंग। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को इक्विनॉक्स सिंपली समझो डेज और नाइट सेम होंगे, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आपको देखने को मिलेगा। मेजर डोमेन्स आप अर्थ के देख सकते हो। मेजर डोमेन्स यानी कि लिथोस्फेयर, जो कि इस सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का, उसे हम लिथोस्फेयर। लेकिन जो अर्थ के चारों ओर गैसियस है, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे, ये एटमॉस्फेयर है। और जो पानी है उसे हम हाइड्रोस्फेयर बोलेंगे, और जहाँ सारी चीजें मिल रही है तीनों की तीनों, उसे हम बायोस्फेयर बोलेंगे। और सिंपली तो समझा दी, जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का उसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो अब हम कॉन्टिनेंट्स को पढ़ लेते हैं वन बाय वन। तो एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे प्लेनेट का। और ये ईस्ट में जो है आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। और पॉपुलेशन के मामले में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको एशिया में ही देखने को मिलेगी। एशिया में जो है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती हुई दिखेगी। और एशिया जो है, एशिया यूरोप से अलग होता है यूराल माउंटेन से। यूराल माउंटेन कैस्पियन सी बाउंड्री बनाते हैं बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और अब हम यूरोप को देख लेते हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट सेकंड सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जो कि 3 तरफ पानी से घिरा है। और यहाँ पॉपुलेशन भी आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत प्रोग्रेसिव कॉन्टिनेंट है ये। अफ्रीका, अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा। ये ये यूरोप से जो अलग होता है वो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से अलग होता है। और जो यूरोप से सॉरी एशिया से अफ्रीका की जो बाउंड्री लगती है वो स्वेज कनाल जो है वो एक बाउंड्री है इन दोनों के बीच में। और पानी से घिरा हुआ है ईस्ट में इंडियन ओशन, वेस्ट में अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल अलग कॉन्टिनेंट है। और साउथ अमेरिका
अभी दोनों ऐसे जुड़े हुए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन ही नहीं रहती और बहुत ही ठंडा इलाका है। अब हम हाइड्रोस्फीयर को देख लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जहाँ पानी पानी से रिलेटेड, तो इस हमारी जितनी ये अर्थ है इसमें 71% जो है वो वाटर है, यानी कि ओशन सेंस में है और पानी या किसी भी फॉर्म में है, लेकिन ज्यादातर ओशन के वाटर में, ओशन के फॉर्म में है। और जो लैंड है वो केवल 29% है। और अब इस 71% का 97% जो वाटर है वो साल्ट है, यानी कि पानी पीने लायक नहीं है, वो समुद्रों में है वो वाला पानी। अब हम ओशंस देख लेते हैं, तो आपको सबसे जो लार्जेस्ट पैसिफिक और सबसे ज्यादा डीपेस्ट देखने को मिलेगा वो पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। तो पैसिफिक आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, यहाँ भी आपको दो दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो है ना ये हमने पेपर पे रखा हुआ है, लेकिन जब हम इस पेपर को और इस पेपर को जोड़ देंगे तो ये दोनों एक जगह मिल जाएंगे, तो ये एक ही ओशन है। ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा डीपेस्ट और लार्जेस्ट है। मरियाना ट्रेंच, ट्रेंच जो होता है एक डीप पार्ट होता है ओशन का, सबसे गहरा पार्ट है ये पूरी अर्थ का। ये आपको पैसिफिक ओशन में ही देखने को मिलेगा। अराउंड 11,000 मीटर गहरा एरिया है ये, यहाँ पैसिफिक ओशन में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सेकंड जो लार्जेस्ट ओशन है वो अटलांटिक ओशन है, ये एस शेप में आपको देखने को मिलेगा, ये अटलांटिक ओशन ही है। तो अटलांटिक ओशन में आपको ये सबसे बिजिएस्ट रूट है। बिजिएस्ट इसका रीजन है क्योंकि यूरोप आप देख लो, यूरोप सबसे डेवलप्ड एरिया और ये नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है, तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रूट आपको देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन, इंडियन ओशन जो है वो किसी पहला ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है, और ये सेकंड डीप है। अटलांटिक ओशन है तो सेकंड लार्जेस्ट, बट डीप नहीं है जितना इंडियन ओशन है। आर्कटिक आपको एक सबसे छोटा ओशन आपको देखने को मिलेगा इन सब एरियाज में, ये तो ऑलमोस्ट फ्रीजेड रहता है पूरे के पूरे साल। और यहाँ पे आपको ये सबसे सेलोएस्ट सी है, यानी कि सबसे कम गहरा समुद्र है। और यहाँ कहीं साउथ में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे तीनों समुद्र मिल रहे हो आपको, अंटार्कटिक ओशन, जिसे जिसे सदर्न ओशन लिखा गया है, ये अंटार्कटिक ओशन है। और मैं एक बात बताना भूल गई थी, जैसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एक मिनट हम इसमें कॉन्टिनेंट भी पढ़ ही लेते हैं क्योंकि वहां पे अच्छे से समझ में नहीं आया था। तो एशिया आप देख रहे होगे, ये बाउंड्री है, ये यूराल माउंटेन्स है यहाँ पे, तो ये यूरोप में और एशिया में की बाउंड्री बना रहे हैं। अब ये कैस्पियन सी भी यूरोप और एशिया की बाउंड्री बना रहा है। तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जितना भी ग्रीन पार्ट है सारा यूरोप, ये सारा एशिया है, जितना भी बड़ा कॉन्टिनेंट है तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, और यहाँ इसकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है। अब हम देख लेते हैं अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो आप ये देखोगे कि स्वेज कनाल और एशिया और अफ्रीका के बीच में बाउंड्री बना रही है। आपको यहाँ दिख रहा होगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। और इसके वेस्ट में आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा और ईस्ट में आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको रेड सी देखने को मिलेगा, जो कि अलग करता है अरेबियन पेनिनसुला को और अफ्रीका को। अब हम आ जाते हैं यूरोप पे। यूरोप तीन तरफ पानी से घिरा छोटा सा कॉन्टिनेंट है, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और अब हम आ जाते हैं और आर्कटिक सर्किल इससे पास होता है ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला गया है। इसका रीजन है क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे पास होती है। अफ्रीका एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं। और ये चारों हेमिस्फीयर में पड़ता है, नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। अब हम ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ये तो बहुत इजी है ना, तो कोई समझने की इतनी जरूरत नहीं है। अब हम एटमॉस्फेयर को देख लेते हैं। तो जैसे ये हमारी अर्थ है, तो इसके आसपास गैसेस भी हैं, तो उनमें से उसे हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा पार्ट है, उसके बाद ऑक्सीजन का है, उसके बाद आर्गन का है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का है।
तो इनका अराउंड 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और इनका 0 पॉइंट या समथिंग ऐसा है, बहुत कम है, बट ज्यादातर उन दोनों का ही है। तो जैसे ये हमारी अर्थ के चारों ओर जो है एटमॉस्फेयर है, तो ये लेयर्स में डिवाइडेड है। तो ये लेयर्स किस बेसिस पे डिवाइडेड है? टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइडेड है, और इनका कॉम्पोजिशन क्या है उसके बेसिस पे डिवाइडेड है। तो जो जो ट्रोपोस्फेयर है वो, उसमें जितनी भी आपको एक्टिविटीज हैं, जैसे कोई भी बारिश, तूफान, या कोई भी, जैसे हम ये पूरा क्रॉस सेक्शन है हमारे एटमॉस्फेयर का, तो हम देख लेते हैं कि ये ट्रोपोस्फेयर है। जैसे एकदम हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो ये ट्रोपोस्फेयर, तो इसमें जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये ऊपर बढ़ने के साथ टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा। तो ये मैंने ऐसा तिरछा क्यों बनाया, इसका एक रीजन है। ये पोलर एरिया का दिखाया मैंने, और ये इक्वेटर का, क्योंकि इक्वेटर पे जो होगा गर्मी होगी, और इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट की वजह से यहाँ इसकी हाइट बढ़ जाएगी अराउंड 18 किलोमीटर। और यहाँ क्योंकि पोलर एरियाज भी इतनी ठंडी होती है, वहां पे इसकी हाइट होगी अराउंड 8 किलोमीटर बस। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि अराउंड 50 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा, और ओजोन लेयर होती है, इसमें टेम्परेचर, इसमें हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होगा। और इसके बाद मेसोस्फेयर, जिसमें अगेन टेम्परेचर, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम होगा अराउंड 80 किलोमीटर तक। और उसके बाद आयनोस्फेयर, जिसमें सारी एक्टिविटी होती है आयनो, तो आयंस की, उसकी वजह से यहाँ पे अगेन टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। टेम्परेचर फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर अराउंड 400 किलोमीटर तक। तो हम अर्थ की माउंटेन्स देख लेते हैं, मेजर लैंडफॉर्म। तो जो भी माउंटेन या कोई भी वो इंटरनल, अर्थ पे जो भी आपको लैंडफॉर्म दिखेगा उसके दो रीजन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि अगर हिमालयस बने तो वो दो प्लेट के मूवमेंट की वजह से बने, तो वो क्या हुआ, इंटरनल प्रोसेस हुआ। लेकिन उन पे जो इरोजन हो रहा है, उन पे जो वेदरिंग हो रही है, वो एक्सटर्नल। अगर ये कोई चीज़ है, ये बढ़ रही है लेकिन इसके ऊपर तोड़फोड़ भी हो रही है, तो उसे हम एक्सटर्नल बोलेंगे। तो इंटरनल प्रोसेस काफी फास्ट होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ग्लेशियल माउंटेन्स भी होते हैं, रेंज कैसे, जैसे माउंटेन्स होंगे तो वो रेंजेस में भी होते हैं ऐसे, या कोई इंडिविजुअल माउंटेन भी हो सकता है। जैसे ये जो रेंजेस वाले माउंटेन, इनमें आपको देखने को मिलेगा हिमालयाज, हिमालयाज रेंजेस में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी फोल्डेड माउंटेन है वो आपको सब ज्यादातर फोल्डेड रेंज में दिखेंगे। एंडीज साउथ अमेरिका, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, और जो ये इंडिविजुअल माउंटेन है जैसे किलिमंजारो, वॉल्केनिक ओरिजिन के होंगे मोस्टली, और फ्यूजियामा जापान। आपको जो फोल्डेड माउंटेन है उसमें ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। फोल्डेड माउंटेन कौन से होते हैं, जैसे दो, हमारी पूरी अर्थ है ये प्लेट्स में डिवाइडेड है, तो जैसे दो प्लेट है और उनमें मूवमेंट हो रहा है, तो इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो इनमें ये फोल्ड होंगी, ये रॉक्स फोल्ड होके ऊपर उठेंगी, इनको हम फोल्डेड माउंटेन बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर ये रॉक्स है और इनमें जो मूवमेंट हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल हो रहा है, तो उसे हम वहां यहाँ पे बनेंगे आपको ब्लॉक माउंटेन्स। और रिफ्ट वैली भी, जो ब्लॉक माउंटेन होगा उसके साथ आपको रिफ्ट वैली देखने को मिलेगी। तो इंडिया में जो एक रिफ्ट वैली है वो है नर्मदा वैली,
और जो ब्लॉक माउंटेन है ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। वॉल्केनिक ओरिजिन के माउंटेन, जहाँ वॉल्केनोज है वहाँ आपको वॉल्केनिक ओरिजिन के माउंटेन अकेले अकेले, जैसे किलिमंजारो अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट माउंटेन है वो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। प्लेटू क्या होते हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है तो ये सबसे जो फ्लैट आपको देखने को मिलेगा ये प्लेन्स होंगे। जो स्लाइटली एलिवेटेड एरिया होगा इसके स्टीप स्लोप होंगे, ये प्लेटू है। और ये काफी रिच होते हैं मिनरल्स की वजह से। और इनसे भी जो ऐसे जो यहाँ से फ्लैट नहीं होंगे इनको हम माउंटेन बोलेंगे। प्लेटू काफी रिच होते हैं मिनरल्स में। तो इंडिया में जो मोस्ट फेमस है वो छोटा नागपुर का प्लेटू है, जहाँ आपको देखने को मिलेगा कोल। या रूर रीजन है जर्मनी का,